सभी को नमस्कार। एक खूबसूरत सी कविता लेकर उपस्थित हैं हम फिर से एक बार। पिछली वीडियो में हमने शुरुआत की थी जो उसी का लेकर आए हैं हम भाग 2, और वह कौन सी है? सफेद रात कविता। सफेद रात कविता के प्रथम भाग में हमने कवि परिचय जाना था और साथ ही साथ यह भी समझा था कि इसका मूल भाव क्या है। आज हम देखेंगे इसके व्याख्या, क्योंकि सफेद रात जो ये शीर्षक है यही अपने आप में बेहद आकर्षक है। इस शीर्षक को देखते ही हमें एकदम से लगता है कि रात कैसे सफेद हो सकती है। सफेद झूठ तो हमने सुना और सफेद रंग भी अनेक स्थानों पर हमने देखा, लेकिन सफेद रंग होता है उजलेपन का, शुद्धता का, पवित्रता का प्रतीक। फिर रात कैसे सफेद हो जाएगी? तो बच्चों, आपने जरूर ध्यान दिया होगा, शहरों में जब इतनी अधिक चकाचौंध होती है, लाइट्स होती हैं, बहुत अधिक रोशनी होती है, तो रात भी सफेद हो जाती है। यहाँ प्रतीकात्मक रूप में आलोक धनवा जी कहना चाहते हैं कि समाज में भी जो जो बुराइयां हैं उन्हें भी दूर करके हमें उजलेपन की ओर ले जाना है, यानी शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर, अच्छाइयों की ओर लेकर जाना है। और इस बात को वे किस तरीके से कहते हैं, आइए जानते हैं। और पहले तो यही समझते हैं कि आलोक धनवा जी स्वयं क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, जंगल की तारों वाली रात से शुरू होने वाला सफर गांव शहर से होते हुए मुझे मन के अंदर की यात्रा पर ले चलता है। मतलब वे बात की शुरुआत तो करेंगे कहां से? जंगल की तारों वाली रात से, लेकिन उसके बाद वे गांव का, शहर का वर्णन करेंगे और धीरे धीरे अपने मन के भावों को भी व्यक्त करते चलेंगे। तो चलिए हम भी देखते हैं वो किस तरह से अपने मन के भावों को हमारे समक्ष रख रहे हैं। तो इस कविता के विभिन्न भागों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और उनकी व्याख्या करते जाएंगे। तो देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है। पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की रात याद आ रही है, वर्षों पहले की जंगल की एक रात, जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगल को, और 12 सिंगे पीछे छूट गए 12 सिंगे को निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए, क्या वे अभी तक बचे हुए हैं? यहाँ देखिए बच्चों, कवि क्या कहना चाहता है? पुराने शहर की इस छत पर, यानी कवि किसी पुराने शहर में खड़ा हुआ है और छत पर इस समय वह खड़ा होकर के कुछ सोच रहा है। पूरे चांद की रात, और वह पूर्णिमा की रात है, क्योंकि पूरा चांद केवल पूर्णिमा की रात को होता है। वह पूर्णिमा की रात है, और तब जब वह चांद को देखता है, इस चांद को देखते हुए कवि को याद क्या आ रहा है? वर्षों पहले की एक रात याद आ रही है, जो कि जंगल में थी, क्योंकि जहां कवि खड़ा था वहां इतने अधिक पेड़ पौधे थे, इतनी अधिक हरियाली थी कि ऐसा लगता था जैसे वहां पर क्या हो? जंगल हो। तो जंगल की एक रात उसे याद आती है, जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगल को, यानी वहां पर इतनी अधिक हरियाली थी कि चारों तरफ जंगल जैसा नजर आता था, और यह जंगल एक अन्य जंगल को पुकार रहा था। कौन से जंगल को? सन्नाटे रूपी जंगल को। बच्चों, आपने अलंकार भी पढ़े हुए हैं तो आप समझ गए होंगे, यहाँ जंगल शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। एक जंगल है हरियाली युक्त और दूसरा जंगल कौन सा है? सन्नाटे वाला। तो इसीलिए यहाँ यमक अलंकार भी है। और साथ ही साथ कवि क्या कहता है कि 12 सिंगे पीछे छूट गए 12 सिंगों को। वहां एक और तो जो हरियाली वाला जंगल है वह सन्नाटे रूपी जंगल को पुकार रहा था, और दूसरी तरफ 12 सिंगे अपने पीछे छूट गए 12 सिंगों को पुकार रहे थे। यहाँ 12 सिंगे भी प्रतीकात्मक रूप में आया है, और किसका प्रतीक है? वे समूह में रहने वाले प्राणियों का प्रतीक है, जो हमेशा समूह में रहते हैं। तो जैसे कवि गांव को छोड़कर शहर में आ गया, ऐसे उसके अन्य साथी भी आए होंगे, मगर बहुत से ऐसे साथी जो कि इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए गांव से शहर आने की, वो वहीं रह गए। तो ऐसे में
वे बारहसिंगे यानी जो शहर में आ गए, वे अपने पीछे छूट गए बारहसिंगों को पुकार रहे थे, अपने उन साथियों को याद कर रहे थे। निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए क्या वे अभी तक बचे हुए हैं? अब यहाँ देखिए, निर्जन मोड़ पर, निर्जन यानी सुनसान, जहाँ कोई जन ना हो, जहाँ कोई मनुष्य ना हो, तो ऐसे स्थान पर जब वे अलग हो गए तो पीछे रहने वाले कहाँ रह गए? ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे ऊंची झाड़ियों में ओझल हो गए हैं। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि वे सुनसान मोड़ पर पीछे छूट गए और ये आगे आ गए। लेकिन अब कवि ये विचार करता है कि क्या वे अभी तक सुरक्षित होंगे? क्या वे अभी तक बचे हुए हैं? क्या वे अभी तक सुरक्षित होंगे? जैसे उन्हें छोड़ा गया था वे वैसे के वैसे होंगे या उनका भी स्वरूप बदल गया होगा? तो यहाँ कवि अपनी पिछली यादों में खो गया है और याद कर रहा है। आगे देखते हैं क्या कहा कवि ने। क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? समझ में आ गया आपको कि उन्हीं को याद कर रहा है और कवि यह सोच रहा है कि क्या वे अभी तक अपने पुराने स्वरूप में हैं या फिर उनका स्वरूप भी बदल गया। पीली मिट्टी के रास्ते और खरहे, महोगनी के घने पेड़, तेज महक वाली कड़ी घास, देर तक गोधुली ओस, रखवारे की झोपड़ी और उसके ऊपर 7 तारे, पूरे चांद की इस शहरी रात में किस लिए आ रही है याद? जंगल की रात। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर प्रश्न अलंकार के माध्यम से कवि बात कर रहा है। वे क्या कह रहा है कि जहाँ कवि रहता था वहां पर क्या था? पीली मिट्टी के रास्ते, रास्तों पर पीली मिट्टी थी, वहां पर खरहे रहते थे। खरे मतलब खरगोश प्रजाति के ये एक प्राणी है। और महोगनी के वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और वहां कड़ी घास थी जिसकी बहुत तेज गंध होती थी। महक यानी गंध, बहुत तेज गंध आती थी। और वहां देर तक गोधूली होती थी। गोधूली का मतलब है संध्या वेला में जब गायें वापिस अपने घरों को लौटती हैं, उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, उसी की बात की गई है कि संध्या वेला में तब गोधूली उड़ती थी और वहां ओस गिरती रहती थी। रखवारे की झोपड़ी और उसके ऊपर 7 तारे, इन सबको याद करते करते कवि प्राकृतिक वस्तुओं को तो याद कर ही रहा है, साथ ही साथ वह और किसको याद कर रहा है? रखवारे की झोपड़ी, यानी वहां रखवाली करने वाले जो लोग थे उनकी झोपड़ियां कैसी थी। और आसमान में कवि को 7 तारों की भी याद आती है जिन्हें वह गांव में रहते हुए देखा करता था। और पूरे चांद की इस शहरी रात में किस लिए आ रही है याद? जंगल की रात। यहाँ कवि स्वयं ही प्रश्न करता है, विचार करता है कि गांव से शहर में आए हुए तो उसे बहुत वर्ष हो गए, फिर आज अचानक उसे जंगल की वह रात क्यों याद आ रही है? वह तो शहर में रह रहा है, शहर की इस रात को देखते देखते उसे गांव की, जंगल की वह रात क्यों याद आई? तो इस तरह से कवि पुरानी यादों में खो गया है। बच्चों, ये जो व्याख्या आप समझ पा रहे हैं, इस व्याख्या को यदि आप चाहें तो बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ताकि और अच्छी तरह से आप उसे समझ पाएं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। छत से झांकता हूँ नीचे, आधी रात बिखर रही है, दूर दूर तक चांद की रोशनी, सबसे अधिक खींचते हैं फुटपाथ, खाली खुले आधी रात के बाद के फुटपाथ, जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही, और खुली छतें बुलाती रही रात, होते ही कहीं भी रहूं, क्या है चांद के उजाले में, इस बिखरती आधी रात में। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कवि जब छत पर खड़ा होकर नीचे की ओर झांक रहा है तो वे क्या देखता है? वह देखता है कि आधी रात बिखर चुकी है, यानी आधी रात बीत गई और आधी रात बाकी है, और दूर दूर तक चांद की रोशनी बिखरी हुई है। लेकिन उस रोशनी में उसे क्या दिखाई दे रहा है? उसे दिखाई दे रहे हैं फुटपाथ, फुटपाथ जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं। लेकिन ये फुटपाथ उसे आकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा होता है, खामोशी होती है। तो ऐसे में उसे खाली खुले हुए आधी रात के बाद के वो फुटपाथ बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। ठीक उस तरह से जैसे कि
आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही। कवि स्वीकार करता है कि जैसे बचपन से ही उसे आधी रात के बाद के वो फुटपाथ अच्छे लगते थे और घर के वे आंगन हमेशा से उसके मन मस्तिष्क में छाए रहते थे। बचपन से ही उन्हें उसके प्रति एक विशेष आकर्षण था। तो उसी की ही बात यहाँ पर कवि कर रहा है। और खुली छतें बुलाती रहीं रात होते ही, कहीं भी रहूं, कि मैं चाहे कहीं भी रहूं। पहले गांव में रहता था, अब शहर में रह रहा है। कवि कहते हैं मैं चाहे कहीं भी रहूं, लेकिन ये खुली छतें और रात इस तरह से मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता है जैसे बुला रही हो, पुकार रही हो। क्या है चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में। यहाँ कभी फिर से सोचता है कि आखिर क्या कारण है मुझे यह चांद की रोशनी में, यह जो फुटपाथ है, जो इस तरह का ये सारा वातावरण है, इस आधी रात में मुझे आमंत्रित करता हुआ, बुलाता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो इस पर कवि विचार करता है। तो बच्चों चलिए आज के वीडियो में हम यहीं तक व्याख्या छोड़ते हैं, बाकी की अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास कार्य है। जैसे कवि को बचपन से किस चीज के प्रति आकर्षण महसूस होता था, उत्तर आप फटाफट दे देंगे यदि आपने व्याख्या को ध्यान से समझा है। कवि के मन में कौन सी बात कुचलती है, तो यह भी आपको आता है, आप अवश्य जान सकेंगे। लेकिन अगर आप भूल गए तो दोबारा से देखिए इस वीडियो को और अच्छी तरह से स्वयं जानिए और अभ्यास कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।